चलो आज हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स और इसमें प्रॉब्लम करना सीखेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट होता है ना। तो आपके सिलेबस के हिसाब से या तो 1/1 का हो, 2/2 और 3/3। वैसे तो मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से मैक्सिमम 3/3 का ही हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। अभी क्या करेंगे, इसमें कुछ स्पेशल कंसेप्ट है। अभी हम देखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जिस रो या जिस कॉलम में, तो आपके कैलकुलेशन को इजी होने के लिए आप उसी के एलोंग एक्सपेंड करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रो या मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है ना। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर कहा गया कि इवेलुएट द डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू, इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी के लॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या तो R1, R2, R3 या C1, C2, C3, किसी के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, आपका आंसर उतना ही आएगा। लेकिन आपके इजी कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो उसके एलोंग आप एक्सपेंड करोगे तो आपका कैलकुलेशन आसान होगा और आंसर जल्दी आएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस कॉलम यानी C3 में सबसे ज़्यादा ज़ीरो है, तो इसके एलोंग अगर आप एक्सपेंड करते हो तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंडिंग एलोंग क्या, C3 है ना। C3 के एलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 जो है तो इसका पोजीशन में चेक करूँगा कि इसका साइन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो हमने क्या बताया था कि इसका जो पोजीशन होता है A13, तो 13 को ऐड करेंगे, तो 13 को ऐड करने के बाद कितना हो गया आपका, 4 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन। तो हम यहाँ लिख देंगे 3 और इसको 2/2 में कन्वर्ट करेंगे ना। तो हम क्या करेंगे, ये 3 इस कॉलम में है और इस रो में है, इस दोनों को बंद कर देंगे, ये बंद कर देंगे और ये बंद करेंगे। बचा क्या, 4 5 2 3, यहाँ से लिख देंगे 4 5 2 3। फिर आएंगे उसके नीचे क्या चीज़, C3 के लॉन्ग एक्सपेंड करना है, तो इसके बाद यहाँ पर आओगे। तो यहाँ पर जैसे आओगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पोजीशन चेक करेंगे। वैसे आप डायरेक्टली देख लो कि ये आपका पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से करते ना, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक पॉजिटिव। यहाँ शुरू करते थे तो ये होता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो ये निगेटिव था तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। वैसे आप याद रखिएगा, ये मेन डायगोनल और ये सप्लीमेंट्री डायगोनल, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ठीक ना। और इसके अलावा जितना भी यहाँ पर बचा ये सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इससे कंसेप्ट लास्ट वीडियो में बताया गया था, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आप क्या दोगे, ज़ीरो पर आओगे यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ज़ीरो। फिर इसके बाद आप कुछ भी लिखो तो ये ज़ीरो हो जाएगा इधर का। फिर यहाँ पर देंगे तो ज़ीरो, क्योंकि ये कुछ भी इसके अंदर हो, ठीक ना, यहाँ पर ज़ीरो हो जाए तो टोटल को ये ज़ीरो कर देगा। फिर यहाँ पर आओगे तो इसको फिर लिखोगे, इसको बंद करने के बाद इसको बंद करने के बाद ये। लेकिन जब आगे आपका ज़ीरो हो जाता है, जब ज़ीरो हो जाता है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल टर्म ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मीन्स सिर्फ आपको इसको कैलकुलेट कर देना है। जैसे इसको आप कैलकुलेट कर देंगे फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 को लिखते हैं, इसके बाद मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 तो मतलब ये 12 हो जाएगा, माइनस फिर 2 × 5 ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 और इंटू ये कितना, 12 - 10 2 के बराबर, मीन्स आपका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ जिसमें ज़ीरो होता है, अगर उसके एलोंग आप एक्सपेंड करते हो तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। आप किसी के भी एलोंग निकालोगे आंसर उतना ही आएगा, लेकिन आप क्या करना कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो हो उसके एलोंग आप एक्सपेंड करोगे, आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बशर्ते आपको क्या करना है कि साइन ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर ये यहाँ पर है, इसके लॉन्ग में ले रहा हूँ, तो इसको लेते वक्त इससे पहले साइन क्या होगा, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ठीक ना। इसको आप चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर बेस्ड, है ना। यहाँ भी कहा जा रहा है कि एक दिया हुआ है यहाँ पर, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है ना। तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना तो वही कंसेप्ट चलेगा कि किस रो में, सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा कि किस रो या कौन सी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोस है। तो यहाँ पर देखिए, ये दूसरा जो रो है, ठीक ना,
इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरो है, मतलब इसमें कितना है, 2 ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो है लेकिन एक ज़ीरो है, इसमें कोई ज़ीरो नहीं है, इसमें एक ज़ीरो, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, लेकिन इसमें देख रहे हैं तो इसमें 2 ज़ीरो आ रहा है। तो हम इससे नहीं करके अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। आप वैसे किसी के भी ये लॉन्ग एक्सपेंड करोगे आंसर उतना ही आएगा, लेकिन आपको क्या करना है कि टाइम का बचत भी करना है और कम टाइम में आपका आंसर परफेक्ट आए। क्लियर ना? तो मेरे लिए आसान क्या होगा, R2 के लॉन्ग, इसको मैं R2 बोलता हूँ ना, तो R2 के लॉन्ग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपेंडिंग एलोंग क्या चीज़, R2। मैं R2 के एलोंग अगर एक्सपेंड करता हूँ तो मेरे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आप जो भी एलिमेंट्स लोगे उसका साइन देखना है कि साइन क्या होगा। क्लियर ना? तो हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देंगे, और जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो होगा तो इसके पहले मैं साइन लूँगा। तो साइन का सबसे पहले ध्यान रखना किस कंसेप्ट से होता है, तो ये पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव होता है। तो ये निगेटिव जैसे आप यहाँ पर लोगे ज़ीरो, तो ज़ीरो लोगे तो ये निगेटिव है जा, लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी आएगा, डिटर्मिनेंट्स के अंदर कुछ भी आए, इसका वैल्यू आप कुछ भी कैलकुलेट कर दो, अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ज़ीरो हो जाएगा ना, इसलिए हम इस चीज़ को नहीं लिखेंगे। क्लियर ना? लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम 5 के ऊपर आएंगे तो ये तो निगेटिव हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी ये 5 हो गया। इसके बाद डिटर्मिनेंट का साइन देंगे। हमने क्या बताया था, इसका बेसिक जो होता है प्रोसीजर, वो हम क्या करेंगे, ये 5 इस वर्टिकल लाइन में है तो इसको बंद कर देंगे, और ये 5 इस हॉरिजॉन्टल लाइन में है, इसको बंद कर देंगे, यानी ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। तो बचा क्या, 2 1 2 3 लिख देंगे यहाँ पर, 2 1 2 और 3। फिर यहाँ पर आएंगे ज़ीरो के ऊपर, तो फिर वही हम ज़ीरो लिखेंगे, साइन चाहे कुछ भी हो, ठीक ना। वैसे साइन निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन ज़ीरो है, उसके बाद डिटर्मिनेंट्स में कुछ भी वैल्यू आए आप कैलकुलेट करोगे, लेकिन ज़ीरो आगे होने की वजह से जीरो से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल ज़ीरो हो जाएगा। तो ये अपने दिमाग में फिट रखना है कि इस ज़ीरो का कुछ लेना देना नहीं, हम उसको नहीं लिखेंगे। क्लियर ना? तो यहाँ से हम लिख देते हैं 5, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 माइनस 2 × 1 कितना, 2 के बराबर। अब ये कितना हो जाएगा, 5 × 6 माइनस 2 कितना हो गया, 4। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर है। समझ में आ रहा ना? तो इस टाइप के सवाल जितने भी रहेंगे तो सबसे पहले आप अपनी सहूलियत के हिसाब से देखिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कौन से रो में या कौन से कॉलम में है, उसी के एलोंग आप एक्सपेंड करोगे तो आपका आंसर आएगा। मुझे लगता है कि आपका क्लियर हो गया है ये कंसेप्ट। आप इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चंस होंगे बुक में, आप उसमें सर्च करके सॉल्व करें, ये आसान है। क्लियर? चलिए इसमें का नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। कहा जा रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू के बी, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक ना, बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें के से हमने मल्टीप्लाई करते, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ए एक मैट्रिक्स होगा, बी भी एक उतना ही ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, लेकिन उसमें ऐसे संख्या से हमने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम है। क्लियर ना? तो कहा जा रहा है कि इफ़ ए इज इक्वल टू के बी वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन, यानी दोनों क्या है, सेम ऑर्डर का है। देन अगर इसमें हमने डिटर्मिनेंट लगा दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि इस के को हम बाहर रखेंगे, ए और बी जितने ऑर्डर का होगा उस ऑर्डर पे इसके सर पे यहाँ पर पावर में कर देंगे, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख देंगे। यहाँ पर लिखा गया वेयर एन इज इक्वल टू 1 2 3। ये क्यों लिखा गया है कि ऑर्डर आपका या तो 1/1 का हो, 2/2 का हो, या 3/3 का हो। वैसे तो 4 5 भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से ऑर्डर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 3 तक होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि स्पेशल एन का ऑर्डर या तो 1/1, तो दोनों जब सेम रहता है तो उसको हम एन का वैल्यू 1 ले लेते हैं, 2/2 रहता है तो यानी 2 लिख देंगे, 3/3 रहता है उसके लिए हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो हम इस तरीके के सवाल से बना सकते हैं। यानी आपसे कह दिया जाए, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे हमने कह दिया कि A इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2/2 का ही लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है 4 6 8 2। क्लियर? एंड हमने एक B मुझे लेना है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो सेम लेना पड़ेगा ना, सेम ऑर्डर का लेना पड़ेगा, तो ये भी 2/2 हमने ले लिया, 2
3, यहाँ पर ले लिया 4, यहाँ पर ले लिया, और आपको ये साबित करके दिखाना है, मान लेता हूँ कि a इज इक्वल टू यहाँ 2b के बराबर है, ये है, ठीक ना। तो ये आप मुझे साबित क्या करना है कि जब यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो ये मान लो k का वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, और 2 यहाँ पर लिखा जाता है ऑर्डर, जिसको n हम कहते हैं, ऑर्डर लिखेंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ p के बराबर। मीन्स ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 2, यहाँ 2 पहले से है ना। अब यहाँ हम क्या करेंगे, n का वैल्यू कितना, ऑर्डर कितना है 2/2 का, तो मुझे यहाँ 2, अब इस 2 को मत कंसिडर कीजिएगा, ये 2 और ये 2 सेम आ गया, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर 2 है पहले से, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 2 हो गया। और समझ में आ रहा है ये, है ना। यानी जो भी डिटर्मिनेंट रहेगा जितने बाई जितने ऑर्डर का, अगर इस तरीके से कह दिया जाए कि ए और बी में इस तरीके का रिलेशन है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और यहाँ से बी का डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट लगाओगे, जैसे मान लो ए के ऊपर डिटर्मिनेंट लगाओगे, है ना, अब बी के ऊपर डिटर्मिनेंट लगाओगे, तो फिर इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये 2 का पावर यहाँ ऑर्डर हो जाएगा और ये डिटर्मिनेंट से सेपरेट हो जाएगा, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। क्लियर ना। यहाँ देखो a 2b के बराबर, ये कैसे पता चल रहा है, हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से आप जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ 2b और ये दोनों बराबर है कि नहीं है, तो a और इसमें एक रिलेशन हो गया, a इक्वल टू 2b। मेरा मन कर रहा है कि मैं डिटर्मिनेंट दोनों को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लूँ, है ना। तो हमने क्या किया कि a इक्वल टू 2b था, है ना, एक बार और समझ लेते हैं, a इक्वल टू 2b था, तो a इक्वल टू 2b है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इधर भी डिटर्मिनेंट लगाऊं और इधर भी डिटर्मिनेंट लगाऊं, तो आप b में ही ना डिटर्मिनेंट लगाओगे, तो जैसे आप b में डिटर्मिनेंट लगा दोगे तो ये तो 2 पहले से आपका है, तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ऑर्डर लिखते हैं जिसको हमने n का है। तो क्वेश्चन कितने बाई कितने का था, 2/2 का, तो हम इस 2/2 यानी n का वैल्यू 2 हो गया, तो इस 2 के ऊपर लिख दें। क्लियर। अब हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट a जो हो जाएगा ये किसके बराबर, 2 के पावर 2 तो 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ, क्लियर ना। तो इस तरीके से आपसे डिफरेंट सवाल पूछा जाएगा। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाएगा कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्लियर ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 3/3 का है, क्लियर ना, कितना है 3/3 का, तो कहा जाएगा कि बताइए 3a का होल डिटर्मिनेंट, या यहाँ से कह दिया जाएगा 2a का होल डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, है ना। क्या कहा जाएगा कि एक a स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने ऑर्डर का, 3/3 का, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, तो कहा जाए डिटर्मिनेंट ऑफ 2a किसके बराबर होगा, तो ये 2 बाहर निकल जाएगा, क्लियर ना, और यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट लग जाएगा, तो फिर a में तो डिटर्मिनेंट लगा तो कोई फ़र्क नहीं, सेम रहेगा, लेकिन ये 2 आपका बाहर हो गया तो इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो इसके ऊपर हम लिखते हैं कितना, जितने बाई जितने ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स दिया है उसी को, तो यहाँ 2^3 लिख देंगे, और 2^3 का मतलब क्या, 2-3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a। मीन्स आप कह सकते हैं कि 2a जो होगा इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। क्लियर। फिर आपसे कहा जाएगा, जैसे मान लीजिए, फिर हम समझते हैं दूसरा क्वेश्चन कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका भी ऑर्डर कितना है 3/3 का। मैं पूछूंगा कि 3a का होल डिटर्मिनेंट बताओ किसके बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, इस 3 को तो पहले बाहर निकालेंगे और यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ a लिख दें। क्लियर हो गया। ये इसमें डिटर्मिनेंट जब टोटल डिटर्मिनेंट था, अब a के ऊपर डिटर्मिनेंट आया तो 3 तो बाहर हो गया, अब ये 3 में क्या इफेक्ट आएगा, क्या चेंजेस दिखेगा, तो हम 3 के ऊपर कितने बाई कितने का मैट्रिक्स था उसका हम वैल्यू लिखते हैं। मीन्स n का जो वैल्यू हो गया तो n कितना हो गया, 3 हो गया, तो 3 के पावर 3 27 डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 3a का होल डिटर्मिनेंट जो होगा यानी 3a डिटर्मिनेंट जो होगा ये 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर हो। समझ में आ रहा ना। तो बस आपको ये चेक करना है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है उसका ऑर्डर कितना होता है, तो उसी को हम लोग n कहते हैं, तो n का वैल्यू कितना हो गया 3, और ये n कहाँ रहता है, ये क्वेश्चन में का जो ये डिटर्मिनेंट है ये 3 बाहर निकलेगा, यहाँ पर जो कुछ ऐसा नहीं कि ये 3 है तो ये 3 होना चाहिए, 5 6 8 जो मन करे सो आप दे सकते हो। मान लो यहाँ पर अगर 4 रहता 4, तो हम यहाँ 4 बाहर करते
और 4 का पावर कितना होगा 3 हो जाता, तो 4 के पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और 4 के पावर 3 4 इंटू 4, ठीक ना, यानी 64 डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। समझ में आ रहा ना। इस तरीके से हम सवाल को समझेंगे, बनाएंगे, और आप भी एनसीईआरटी या जो भी बुक फॉलो करना है आप उसको जा करके देखें, बनाएं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पर कि जब दो डिटर्मिनेंट्स आपस में इक्वल हो तब इसमें जो अननोन वैल्यू होता है उसमें हम किस तरीके से उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि इसका जो ऑर्डर होना चाहिए इसका होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें क्या करना है कि ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसका सेपरेट वैल्यू निकालेंगे, इसका सेपरेट वैल्यू निकालेंगे। निकालने के बाद इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। मैट्रिसेस में क्या होता था कि इसके एलिमेंट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग इक्वेट करते तो जाके आंसर मिलता था, लेकिन ये तो मैट्रिसेस है नहीं, ये है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में है तो सबसे पहले लेफ्ट साइड वाला हम क्या कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, ये 2x और माइनस 4 इंटू 2 8, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो गया। इस इक्वल टू अब इसको मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 20 और 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। अब ये 2x इधर रहेगा माइनस 8, 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा 14। तो ये 2x इजकल टू इधर 14 है और प्लस 8 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x इजकल टू 14 प्लस 8 कितना हो जाएगा 22। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर दो डिटर्मिनेंट हो, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी जाकर के ये दोनों इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो इसमें से जो भी अननोन वैल्यू होगा हम लोग इसका सेपरेट वैल्यू निकालेंगे, इसका सेपरेट वैल्यू निकालेंगे, और इसके बाद ये नॉर्मल आपका इक्वेशन के फॉर्म में आएगा। यहाँ से जो भी अननोन वैल्यू है उसका आसानी से वैल्यू निकल सकता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या किया गया है कि a आपका एक डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट्स है a b c d, यानी 2/2 का है। तो पूछा जा रहा है k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a कितने के बराबर होगा। यानी आपका a का वैल्यू इतना दिया हुआ है, मुझे k इंटू a करना है ना, k इंटू a करना है। तो k इंटू a अगर आपका डिटर्मिनेंट हो, ये क्या है डिटर्मिनेंट हो, तो ये जो प्रीवियस वाला डिटर्मिनेंट होगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट है ना, ये a b c d, तो यहाँ से किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, k से मल्टीप्लाई करना है। तो k से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि ये के किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। मैट्रिसेस में क्या होता था कि किसी भी अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी से यानी कोई भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, किस में, मैट्रिसेस में। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से अगर आप गिवन डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये है तो मेरा मन कर रहा है कि नहीं सर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा फर्स्ट रो में, तो ए के बी के इसमें आपका मल्टीप्लाई नहीं होगा। या फिर कोई लड़का बोलेगा नहीं सर मेरा इस तरीके से मन कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे दूसरे वाला मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ए बी वैसे ही रहना चाहता है, यहाँ पर सी के और ये क्या हो जाएगा डी के। कोई लड़का और बोलेगा नहीं सर मेरे को दूसरे तरीके से मन कर रहा है लिखने का, तो ठीक है लिख लो, क्योंकि इसका भी डिटर्मिनेंट उतना ही आएगा जितना इसका आएगा, है ना। तो मेरा मन कर रहा है नहीं सर मैं कॉलम में मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ से ए के सी के ये बी और डी होगा। या फिर लास्ट ऑप्शन है, एक और तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं मेरे को सबसे क्या करना पड़ेगा, ये ए सी वैसे ही रहेगा, यहाँ पर बी के और डी के। समझ में आ रहा ना। यानी इसमें कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके का कोई भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना चाहता हो गिवन डिटर्मिनेंट्स में, तो किसी एक ही रो या किसी एक ही कॉलम में क्या कर सकते हो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा ना। तो इस तरीके से हम सवाल को बनाए।